नमस्कार सभी को। मैं आज अपनी एक नई पहल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि है इस प्रकार की। मैं हालांकि नियमित रूप से किताबें पढ़ा करता हूँ, पुस्तकें पढ़ा करता हूँ, तो मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था और मैं उन्हें उस यूट्यूब चैनल को नियमित रूप से देखता रहता हूँ। ये मेघना वर्मा जी का यूट्यूब चैनल है जो पुस्तक समीक्षाएँ पेश करती हैं, और मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा और मैं सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करता हूँ। तो उसी की पहली पेशकश है। उनसे प्रभावित होकर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ भी आपका चुरा नहीं रहा हूँ। मैं अपनी ओर से उसी एक प्रयास में एक और कड़ी जोड़ रहा हूँ बस। तो मैं इस वर्ष या आने वाले सभी वर्षों में जो भी पुस्तकें पढ़ता हूँ उसकी समीक्षाएँ आप तक पहुँचाऊँगा। हालांकि समीक्षा कहना मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि पुस्तक समीक्षा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस वजह से मैं इसे यही कहूँगा कि मैं जो भी पुस्तक पढ़ूँगा उसकी विषय वस्तु आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इस बार सबसे पहले पुस्तक पढ़ी कंकाल। पुस्तक से पहले लेखक के बारे में बात करते हैं। तो लेखक वस्तुतः छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये उपन्यास है। प्रसाद मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अधिक प्रिय है। कॉलेज के दिनों में मैं निराला और महादेवी को पढ़ा करता था। प्रसाद को मैं कभी कभार उनकी कुछ कविताएं पढ़ता था। हालांकि कामायनी मैंने पढ़नी शुरू की थी, परंतु उसकी भाषा और उसके शब्द मुझे क्लिष्ट लगे। उस वक्त मैं असफल रहा पढ़ने में। अब मैं कभी कभार किस्तों में उसे पढ़ा करता हूँ। हालांकि किस्तों में ही पढ़ना संभव हो पाता है मेरे जैसे पाठकों को। ये बहुत दुख भी होता है कि मैं किस्तों में पढ़ पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार मैं पूरा उपन्यास पढ़ जाऊँ, जो कि संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक की शैली के बारे में। मेरा स्वानुभव क्या कहता है, प्रसाद मुझे क्यों प्रिय है, प्रसाद को मैं क्यों बराबर पढ़ता रहता हूँ, और मैं पिछले एक वर्ष में 6 पुस्तकें प्रसाद की पढ़ चुका हूँ। और प्रसाद की शैली में मुझे क्या प्रभावित करती है, क्या आकर्षित करती है, मैं इस बारे में भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले प्रसाद का भारतीयता की ओर राह दिखाने का तरीका मुझे बहुत ही आकर्षित करता है। उनका कथा वस्तु को निरपेक्ष रूप से प्रदर्शित करने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित करता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। कहते हैं कि जब महाभारत व्यास को लिखना था तो व्यास ने जंगल जाकर तपस्या की ताकि वो निरपेक्ष रह सकें। तो इसी निरपेक्षता के साथ प्रसाद अपनी सारी रचनाओं को लिखते हैं। और भारतीय दर्शन के एक प्रमुख दार्शनिक में से हम मान सकते हैं प्रसाद को। प्रसाद सिर्फ लेखक नहीं हैं, वो कवि हैं, कथाकार हैं, नाटककार हैं, उपदेशक हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, और सुधारक भी हैं, और इतिहासकार भी हैं। तो कई भूमिकाएं उनके साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि हिंदी भाषा के बहुत श्रेष्ठतम कवियों में से प्रसाद हैं। प्रसाद के लेखन शैली का दूसरा पहलू मुझे जो प्रभावित करता है वो है उनके प्रकृति को समाहित करने का तरीका। उनके लेखन में, उनके कथ्य में, उनकी कहानियों में, कविताओं में प्रकृति बहुत ही प्रबल भूमिका निभाती है, और वो प्रकृति को बहुत सुंदर प्रतीकों और अलंकारों से बांधते हैं। उनके कहानी कहने का ढंग, उनका ढंग मुझे बहुत प्रभावित करता है। उसमें एक जो मुख्य पहलू है वो है कि उनकी कहानियाँ दर्शन के सिरे पर बुनी जाती है। वो बुनावट पहले कथ्य को फिर दर्शन से जोड़ना और फिर कथ्य को आगे बढ़ाना, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत प्रभावित करता है। और प्रसाद का दर्शन
समसामयिक है, आज भी प्रासंगिक है। कहते हैं कि दार्शनिक, इतिहासकार और ऋषि जैसे ही हैं जयशंकर प्रसाद, जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत कवि कह सकते हैं। इन सभी विधाओं का, सारे कथाकार, नाटककार, साहित्यकार, सबको एक साथ समाहित करके हम कथाकार या कवि कह सकते हैं। तो ये अपने वक्त से आगे होते हैं और कम से कम एक शताब्दी तक प्रासंगिक होते हैं। और मुझे लगता है प्रसाद का दर्शन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत आवश्यक था, प्रासंगिक था, और आज कम से कम 7-8 दशक तो ज़रूर हो गए, उसके बाद भी वो प्रासंगिक है। तो ये तो उनके शैली की बात हुई। आगे मैं उपन्यास पे आता हूँ। तो उपन्यास का कथानक और पृष्ठभूमि क्या है? तो हालांकि कथानक और पृष्ठभूमि बताने के लिए भी व्याकरण और साहित्य का ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए, फिर भी मैं नौसिखिया के तौर पर कोशिश करता हूँ। कथानक और पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों से होकर गुजरती है। इसमें मुख्य रूप से हरिद्वार, बनारस, लखनऊ, प्रयाग, वृंदावन इत्यादि। तो कथावस्तु क्या है? कथावस्तु है कि विपन्नता में भी कैसे स्त्री स्वतंत्र विचार रख सकती है, स्त्री और पुरुष के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, स्त्री का प्रेम कैसा है, पुरुष का प्रेम कैसा है, पुरुष का ढोंग क्या होता है, अन्य तरह के कई सामाजिक पहलुओं को समाहित करने का कार्य किया है प्रसाद ने इस उपन्यास में। कहानी किस तरह से बढ़ता है? कहानी के कई सिरे खुलते हैं। कहानी का पहला सिरा निरंजन अथवा रंजन और किशोरी जो कि बचपन के प्रेमी हैं, किशोरी जो कि विवाहिता है, वो अपने बचपन के प्रेमी निरंजन से मिलती है अथवा रंजन से मिलती हैं और उनसे एक पुत्र उन्हें प्राप्त होता है जो कि विजय है। और विजय भी इस कहानी का एक मुख्य पात्र है। आगे कहानी बढ़ती है, कहानी का दूसरा सिरा खुलता है। दूसरा सिरा मंगल और यमुना अथवा तारा के प्रेम प्रसंगों को कहता है। उनके बीच प्रेम प्रसंगों में कैसे ढोंग समाहित है, कैसे उनका विछोह होता है, कैसे वो अलग होते हैं, कैसे मंगल ढोंग करता है, इत्यादि चीज़ें समाहित हैं। आगे विजय को स्थापित करते हैं प्रसाद और जो मुख्य कार्य करते हैं इस उपन्यास में कि वो हिंदू धर्म के रूढ़ियों को उजागर करते हैं और उस पर प्रखर प्रहार करते हैं और उपाय भी बताते हैं। प्रसाद की शैली का ये मुख्य पहलू है कि वो सिर्फ प्रहार ही नहीं करते हैं, वो उपाय और उपचार भी बताते हैं। तो ये है कथावस्तु। कथा और आगे किस तरह से बढ़ती है, पृष्ठभूमि क्या है, इसके लिए आप किताब पढ़ें। किताब में मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या चीज़ें आकर्षित की, किताब में जो दर्शन है वो मुझे प्रभावित किया। किताब में जो विपन्नता है, विपन्नता में भी किस तरह से अपना स्वावलंबन बनाए रखना, कैसे स्वतंत्र विचार रखना, इन चीज़ों को समाहित किया गया है। और किताब में भावना तंत्र जो है वो बहुत प्रबल है। दो स्त्री पुरुष के बीच का भावना, सामाजिक भावना, ऊंच नीच के बीच जो एक बहुत बड़ी खाई है उसको भी भरने का कार्य करते हैं जयशंकर प्रसाद इस उपन्यास में, और उसके उपचार भी बताते हैं। तो मिला जुला कर उस भारत को, गुलाम भारत को किस दर्शन की आवश्यकता है, किस कथ्य की आवश्यकता है, किस कहानी की आवश्यकता है, इस कथ्य को, इस दर्शन को पेश करते हैं प्रसाद, और ये बहुत ही अवश्य कारगर है। आप उस समय का भारत कैसा है ये भी कुछ हद तक इस उपन्यास के द्वारा जान पाते हैं, और उस समय भारतीय किस तरह से रहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, ये भी आप जान पाएंगे इस उपन्यास से।
उसके साथ एक मुख्य पहलू जो हमेशा होता है, हर सभ्यता में होता है, कि जब दो सभ्यताएं टकराएंगी तो उनके टकराव से कई नए दर्शन आएंगे, उनके टकराव से नई कहानियाँ बनेंगी। तो ईसाई और हिंदू धर्म में जो टकराव है, इस टकराव को भी इस कहानी में समाहित किया गया है। और इस टकराव से क्या जड़ताएँ आती हैं, इस टकराव से क्या सुंदर निकल कर आता है, उसको भी प्रसाद जो है अपने उपन्यास में जगह देते हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी नए जो कि विजय ही है और गाला जो कि एक ईसाई युवती है, उस तक पहुंचती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और यमुना जो कि एक तरह से कह सकते हैं इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं, मुख्य नायिका हैं, उनके द्वारा ही कहानी आगे बढ़ती है और उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम पाठकों तक लाती हैं। और स्त्री के बलिदान और त्याग से अधिक स्त्री के स्वतंत्रता की बात जो प्रसाद अपनी हर रचनाओं में करते हैं, उसे प्रदर्शित करती है। और इस तरह से कहानी अपने सारे खोले गए सिरे को अंत में बुन लेती है और बहुत ही मार्मिक ढंग से कहानी का अंत हो जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है और आपको एक नहीं कई नए विचारों के साथ छोड़ जाती है। आपके अपने जीवन के द्वंद्वों को फिर से सुलझाने में सहायक हो सकती है ये कहानी, ये उपन्यास। तो आप ज़रूर पढ़ें, मेरा सुझाव है। कुछ विशेष बात, क्या विशेष, आप इस उपन्यास को पढ़ते हुए कई तरह के शब्द सीख सकते हैं, प्रसाद के लेखन शैली को और अधिक जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप हिंदी के उपन्यास, हिंदी के साहित्य में प्रवेश करने के लिए, हालांकि ये पहला किताब नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत ही अग्रिम है। इसे आप पढ़ें और इससे आपकी रुचि बढ़ेगी। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को और किसी भी तरह के सुझाव आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। धन्यवाद।